जी हां दोस्तों, तो क्या गुजरात प्लेन क्रैश साजिश का नतीजा था? आखिर दूसरा इंजन प्लेन का क्यों नहीं चालू हुआ? मोदी शाह नायडू इस्तीफा दें, बीजेपी के दिग्गज प्लेन क्रैश पर फूट पड़े। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ये खबरें कहां से आई और ये क्यों कहा जा रहा है कि गुजरात प्लेन क्रैश एक बड़ी साजिश का नतीजा था? क्या वो देशी साजिश थी या विदेशी साजिश थी? आखिर उस प्लेन का दोनों इंजन एक साथ कैसे सीज हो गया, कैसे बैठ गया? आखिर टेक ऑफ करने के साथ ही उस प्लेन का दोनों ही इंजन थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद प्लेन के अचानक बैठ कैसे गया? बीजेपी की कौन सी वो दिग्गज नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पर ही फूट पड़े? आखिर मोदी सरकार इस वक्त सवालों के कटघरे में क्यों खड़ी हो रही है और बीजेपी के नेता ही ये क्यों कह रहे हैं कि साहब मोदी शाह समेत नायडू को इस्तीफा दे देना चाहिए? दोस्तों, ये खबर डराती है, चौंकाती है और कुछ देर के लिए इस पर यकीन नहीं हो रहा। मगर अब जबकि ये कहा जा रहा है कि प्लेन के अंदर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उससे बहुत सारे राज फाश हो रहे हैं, कुछ ऐसे राज जो डराते और चौंकाते तो ही हैं, मगर सीधे सीधे कुछ बड़ी हस्तियों पर सवाल भी उठाएंगे। सीधे सीधे कुछ ऐसे सवाल खड़े करेंगे जिससे सरकार भी कटघरे में आते हुए दिख रही है। और फिर यह कहा जाने लगा कि क्या ये प्लेन क्रैश एक साजिश का नतीजा था? दोस्तों, एयर इंडिया के टाटा समूह वाली एयरलाइंस के क्रैश होते हुए प्लेन बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में काफी वर्षों से गंभीर खामियां बताई जाती रही। वर्षों तक इसको लेकर के विसल ब्लोअर चिताते रहे। अहमदाबाद में हुए इस बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान के क्रैश होने से उन सवालों और लाइन समेत मोदी सरकार के रवैये पर सवाल और गहरे खड़े हो गए। मगर सबसे हैरानी इस बात की कि मोदी सरकार ने इसे ठीक कराने के लिए दूसरों को तो छोड़िए, खुद अपनी पार्टी के लोगों की बातों को नजरअंदाज किया था, जिसे मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री और एक बड़े नेता ने चताया था। आपको विस्तार से बताते हैं इस पर, मगर इससे पहले आपको बताएं कि बोइंग में करीब 2 दशकों तक काम कर चुके एक विसल ब्लोअर इंजीनियर सैम सालेहपौर ने काफी पहले ही कंपनी के विनिर्माण प्रक्रियाओं पर गंभीर खामियों को लेकर के सवाल खड़े किए थे। मगर हुआ क्या था? वही ढाके 3 पात, वही स्थिति। सरकार खामोश हो गई, सवाल उठाने वालों को दबा दिया गया और इस पूरे मुद्दे को कहीं गर्त में डाल दिया गया। उस विमान के इंजीनियर सैम सालेहपौर ने 2024 में अमेरिकी अधिकारियों के सामने गवाही भी दी थी कि बोइंग ने अपने 777 और 787 ड्रीमलाइनर विमानों के निर्माण में शॉर्टकट्स अपनाए। शॉर्टकट्स आप जानते हैं दोस्तों, शॉर्टकट्स का क्या मतलब होता है? जिसके कारण सुरक्षा मानकों से समझौता किया गया। सालेहपौर ने दावा किया कि इन विमानों के निर्माण में पुर्जों के बीच में छोटे अंतर यानी कि गैप्स, छोटी छोटी खामियां थीं, जिससे लंबे समय में विनाशकारी जो कि हो सकता था और हुआ आपने देखा। उन्होंने कहा कि बोइंग ने गुणवत्ता नियंत्रण को नजरअंदाज किया, उत्पादन में तेजी लाने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी की है। ये बड़े गंभीर सवाल थे जिसे नजरअंदाज किया गया हर तरफ। अब खुद बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठाते दिख रही हैं। दोस्तों, बीजेपी के नेता कैसे सवाल उठा सकते हैं? अगर उठाया इस एयरलाइंस को लेकर के, मगर क्या फायदा? वो 300 जिंदगियां वापस तो आ नहीं पाएंगी जो हादसे के कारण चली गई। मगर हैरानगी इस बात की कि अभी भी सरकार संवेदनशील नहीं हो रही है। मंत्री रील बना रहे हैं, पीएम दर्जनों कैमरे के बगैर चलने को तैयार नहीं। कुछ मंत्री उटपटांग बयान देकर के मामले को और असंवेदनशील की दिशा में ले जा रहे हैं। दोस्तों, एयर इंडिया जिसे मोदी साहब ने अपने मित्र टाटा के अधीन कर रखा है, काफी खामियां कई बार सामने आई, मगर उसे ठीक नहीं किया गया। अभी पिछले दिनों खुद बीजेपी नेताओं ने इसके खामियों पर सवाल उठाए थे, मगर वो तो मोदी साहब के दोस्त हैं, कौन उन पर दबाव डाल सकता है? विपक्षी नेताओं को तो छोड़िए, खुद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना गुस्सा एयर इंडिया पर निकालते नजर आए थे, मगर मोदी सरकार ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल एयर इंडिया को लताड़ते हुए उन्होंने कहा था कि एयर इंडिया इतनी खराब एयरलाइंस है कि इसे अपने खराब होने के लिए ऑस्कर दिया जा सकता है। जयवीर शेरगिल का कहना कि एयर इंडिया के न केवल सीटें टूटी हुई बल्कि स्टाफ भी सबसे खराब है, ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी कुछ नहीं है।
ये पहला मौका नहीं है जब एयर इंडिया पर बीजेपी के नेता बरस पड़े। उधर खुद मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ने भी बीते दिनों एयर इंडिया पर सवाल खड़े किए थे, मगर उस पर किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया। कुछ दिनों पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एयर इंडिया की आलोचना की थी और कहा था कि उन्हें टूटी हुई सीट अलॉट की गई। शिवराज चंडीगढ़ के आधिकारिक यात्रा पर थे जब एयर इंडिया की कुर्सी उन्हें टूटी हुई मिली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिख करके सवाल उठाया था, मगर क्या हुआ था? कुछ नहीं। दोस्तों, जिस मेंटेनेंस की बात की जाती है, जिस रख रखाव की बात की जाती है फ्लाइट्स की और एयरलाइंस की तरफ से, उसमें ढेरों हजारों खामियां होती हैं, नजरअंदाज करके उसे उड़ाया जाता है। ये छोटी छोटी खामियां जो कि आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने क्या लिखा था, लेकिन इससे पहले आपको हमने अपने पहले वाले शो में दिखाया था किस तरीके से कई वीडियोस दिखाए थे जिसमें एक शख्स इसी हादसे वाले फ्लाइट के अंदर सामने जो स्क्रीन थी इसको चलाने के लिए रिमोट का इस्तेमाल करता है। रिमोट खराब है, टच स्क्रीन खराब है, कुछ लोग पंखा झल रहे हैं क्योंकि एसी नहीं चल रहा। अगर एसी तक छोटी तकनीक वहां पर काम नहीं कर रहा तो फिर दूसरी तकनीक में तो जाहिर तौर पर सोचा जा सकता है। दोस्तों, उस वक्त फरवरी का महीना शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर अपनी बात में इस बात को भी जोड़ा था कि उनको लगा था एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के नीचे आने के बाद उसकी सेवाएं बेहतर होंगी, पर उनका भ्रम टूट गया। शिवराज सिंह चौहान की शिकायत के बाद काफी हंगामा मचा था। तब उन्होंने अपनी पोस्ट में उस वक्त लिखा था, आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था, पूसा में किसान मेला का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 436 में टिकट करवाया। मुझे सीट क्रमांक 8 से आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा। सीट टूटी और अंदर धंसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया था कि यह सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचा जाना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदल करके अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ में क्यों डालूं। मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठ करके अपनी यात्रा पूरी करूंगा। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथों में लेने के बाद में एयर इंडिया की सेवा बेहतर हो जाएगी, लेकिन यह मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या यह यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट ना हो इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा, या यात्रियों के जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? दोस्तों, एक एक करके जिन शब्दों का प्रयोग किया था केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जाहिर तौर पर अगर इन तमाम चीजों के बाद में कुछ जांच हो जाती, कुछ चीजें दुरुस्त कर ली जाती और कुछ चीजों पर ध्यान दिया गया होता, सरकार ही ध्यान देती, तो शायद यह हादसा नहीं होता। अब एयर इंडिया के माथे ये बदनमा दाग लगा है। उस समय बीजेपी नेता और प्रवक्ता जयवीर शेरगिल का गुस्सा इतना भड़का था कि उन्होंने यह भी कह दिया था कि एयर इंडिया ने खराब होने के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हालांकि तब शेरगिल की बात पर इंडिया का जवाब भी आया था, सफाई भी आई थी, माफी भी आई थी। एयर इंडिया ने लिखा था कि मिस्टर शेरगिल, आपको हुई असुविधा के लिए हम माफी चाहते हैं। कृपया आप अपनी यात्रा के विवरण हमें भेजें, हम आपसे संपर्क करेंगे। दोस्तों, ये तो वो छोटी छोटी चीजें थी जिसे यात्रियों ने, खुद मंत्री ने, खुद बीजेपी के नेता ने चेताया, मगर वो बड़े बड़े ब्लंडर्स जो कि मिले हुए ब्लैक बॉक्स के जरिए बाहर आएंगे। क्या हुआ था उस समय, क्या कुछ चीजें चल रही थी, और जो बातें कही जा रही है कि एक साजिश का हिस्सा है, इन सब से परतें हटेंगे भी। दोस्तों, ये विमान, या फिर यूं कहें कि एयरलाइंस और ये विमान, जिस तौर पर इस पर सवाल उठ रहे थे, उन सवालों के नतीजे में 300 जिंदगियां खत्म हुई। साल 2022 एयर इंडिया, जिस पर पहले भी सवाल उठते रहे, साल 2022 में टाटा ने अधिकृत कर लिया था। फिर बीते साल टाटा के खास एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया को भी मिला दिया गया। टाटा का कहना है कि इसके सहारे बेहतर सेवा वाली विश्व स्तरीय एयरलाइंस बनाना आसान था, जो मजबूत फुल टाइम सर्विस दे। लेकिन हालिया घटनाओं को देखते हुए एयरलाइंस के उद्देश्य पर सवाल ही नहीं, बल्कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से एयरलाइंस लापरवाही भरा और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं।
दोस्तों, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की सुरक्षा पर सवाल हाल के वर्षों में कई बार उठ चुके हैं। अप्रैल 2024 में बोइंग के इंजीनियर सैम सालेपुर ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 787 के फ्यूजलेस को जोड़ने की प्रक्रिया में खामियां बताई थी, जिसके कारण विमान का ढांचा समय से पहले कमजोर हो सकता है। सालेपुर ने दावा किया था कि प्रोडक्शन में शॉर्टकट्स किए गए, जिससे विमान की जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, कुछ समय बाद में बड़े संकट का कारण बन सकता है। यह भी कहा था कि बोइंग ने उनकी चिंता को नजरअंदाज किया, उन्हें 787 प्रोजेक्ट से हटा करके 777 प्रोजेक्ट में भेज दिया। इनके बाद अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन यानी कि FAA ने सालेपुर के दावों की जांच शुरू की। मई 2024 में FAA ने पाया कि बोइंग के दक्षिणी कैरोलिना प्लांट में कर्मचारियों ने विंग टू फ्यूजलेस जोड़ों की जांच को छोड़ दिया था और रिकॉर्ड में इसे पूरा दिखा दिया। गलत बर्ताव को बोइंग ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन दावा किया गया कि यह तत्काल उड़ान सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। FAA ने बोइंग की बाकी बचे सभी 787 विमानों की दोबारा जांच करने और पहले से सेवा में मौजूद विमानों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया था। देखा जाए तो हादसे वाले विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का इतिहास विवादों से भरा रहा है। साल 2013 में बैटरी की समस्याओं, फ्यूल रिसाव, ब्रेक से संबंधित तकनीकी खामियों के कारण कई देशों ने इस विमान को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया था। 2021 में FAA ने उत्पादन में खामियों की वजह से 787 की डिलीवरी को 2022 तक के लिए रोक दिया था। हाल ही में मार्च 2024 में लैटल एयरलाइंस के एक 787 विमान में अचानक गोता लगाने की घटना ने 50 से अधिक यात्रियों को घायल कर दिया, जिसके कारण FAA ने पायलट सीटों की जांच के लिए आदेश जारी किया। बोइंग के अन्य विमान की सुरक्षा को लेकर के विवादों में घिरे रहे। 2018 में लायन एयर फ्लाइट 610 और 2019 में इथियोपिया एयरलाइंस फ्लाइट 320 के हादसे, जिनमें कुल 346 लोगों की जान गई के बाद बोइंग की निर्माण प्रक्रिया कटघरे में रही है। दोस्तों, मार्च 2024 की बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि बोइंग करीब 3 दर्जन ऑडिट में विफल रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, जिस तरीके से कई सारे दूसरे अखबार और दूसरे रिपोर्ट्स में जो बातें कही गई, जिस अंदाज में इसमें कमियां दिखाई गई, इलेक्ट्रिक सुरक्षा जांच पूरी नहीं की गई, ये चेतावनी कंपनी ने स्वैच्छिक रूप से दी, लेकिन इसे विमानों की सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हुए। और सवाल ऐसे जो अब उन सवालों के गर्माहट की आंच में केंद्र की मोदी सरकार भी है, क्योंकि एयरलाइंस भारत का है। एयरलाइंस अगर कुछ करता है, कुछ गलत तरीके से लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालता है, तो उड्डयन विभाग क्या कर रहा है, मोदी सरकार क्या कर रही है? वो मोदी जिनकी मर्जी के बिना बीजेपी में पत्ता नहीं हिलता। बीजेपी तो छोड़िए, शायद देश में पत्ता ही नहीं हिलता। इसे सुनकर शायद अंधभक्त खुश भी हो रहे होंगे, मगर इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं तो किसकी? और इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से सवाल उठाए थे और बीजेपी के कई नेता जिस तरीके से फट पड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब रहम कीजिए देश पर, छोड़ दीजिए गद्दी, हट जाइए। मगर कौन उतारेगा उन्हें? जनता। जनता जब हिसाब करती है, जनता अपने अदालत में जब घसीटती है, तो फिर तराजू के पलड़े भारी होते हैं। क्या जो जिंदगियां खत्म हुई हैं या जो और हादसे होने की तरफ कई सारे सवाल अलग अलग विभागों में उठते रहे हैं, उन पर ध्यान देने का वक्त नहीं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।